नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम जिस मास्टरपीस को डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक पोयम नहीं बल्कि कैरेबियन लिटरेचर का एक कॉर्नर स्टोन है। हम बात कर रहे हैं पोयम नेम्स की जिसे लिखा है डायरेक्ट वॉलकॉट ने। इससे पहले कि हम लाइन बाय लाइन एनालिसिस स्टार्ट करें हम एक स्टेप पीछे लेते हैं। हमें समझना होगा कि डायरेक्ट वॉलकॉट ने किस माइंडसेट से इस पोयम को लिखा था और उनकी बुक सी ग्रेप्स का एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है। अगर आप कंटेक्स्ट मिस कर देंगे तो पोयम का इमोशनल इम्पैक्ट समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। सो लेट्स डाइव इनटू द कंटेक्स्ट। ये पोयम नेम्स पब्लिश हुई थी 1976 में डायरेक्ट वॉलकॉट की कलेक्शन सी ग्रेप्स के अंदर। अब आप सोचेंगे व्हाट एग्जैक्टली आर सी ग्रेप्स। देखिए ये टाइटल ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मेटाफर है। सी ग्रेप्स कैरेबियन बीचेस पर मिलने वाले ट्रीज हैं। इनके फल यानी कि फ्रूट्स दिखते ग्रेप्स जैसे हैं बट दे आर टफ सोर एंड ग्रैंड। मतलब ये इजी मीठे फल नहीं होते जैसे यूरोपियन वाइनयार्ड्स के ग्रेप्स होते हैं। डायरेक्ट वॉलकॉट इस टाइटल के थ्रू ये कहना चाहते हैं कि कैरेबियन का लिटरेचर और वहां की आइडेंटिटी भी इन सी ग्रेप्स की तरह है। थोड़ी बिटर थोड़ी टफ लेकिन सॉल्टी और टफ एनवायरनमेंट में सरवाइव करने वाली। इस कलेक्शन का और स्पेसिफिकली इस पोयम का जो सेंट्रल थीम है वो है द एडमिक टास्क। बाइबल में एडम ने दुनिया की हर चीज को नाम दिया था। डायरेक्ट वॉलकॉट मानते हैं कि कैरेबियन राइटर का भी यही काम है क्योंकि स्लेवरी और कॉलोनाइजेशन ने वहां के लोगों से उनके पुराने नाम, उनकी लैंग्वेज और उनकी मेमोरी छीन ली थी। तो अब सवाल ये है, जब आपका पास्ट मिटा दिया गया हो, तो आप खुद को डिफाइन कैसे करेंगे? इस पोयम में डायरेक्ट वॉलकॉट इसी हिस्ट्री लेसनेस से लद रहे हैं। वो मानते हैं कि कैरेबियन हिस्ट्री जमीन पर लिखी गई है, ना मॉन्यूमेंट्स में, ना बिल्डिंग्स में, बल्कि वो समुंदर यानी सी में है। इट इज फ्लूइड। एक टेक्निकल पॉइंट भी है जो आपको नोट करना चाहिए। ये पोयम डेडिकेट की गई है एडवर्ड बार्थवेट को, जो लेजेंडरी कैरेबियन पोएट थे। एडवर्ड का मानना था कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज को रिजेक्ट करके अफ्रीकन रूट्स की तरफ वापस जाना चाहिए। लेकिन डायरेक्ट वॉलकॉट का व्यू थोड़ा अलग था। वो कहते हैं कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को रिजेक्ट नहीं करेंगे बल्कि हम उसे टॉर्चर करेंगे। हम उसे चेंज करेंगे और अपने हिसाब से बना लेंगे। ये पोयम नेम्स उसी प्रोसेस को दिखाती है, कैसे एक फॉरेन लैंग्वेज को नए एनवायरनमेंट में डालकर एक नई आइडेंटिटी बनाई जाती है। तो ये कंटेक्स्ट क्लियर है। अब चलिए डीप डाइव करते हैं पोयम के लाइन बाय लाइन एनालिसिस में। पोयम के अंदर दो पार्ट्स हैं। पार्ट वन डील करता है ओरिजिन और आइडेंटिटी के लॉस के साथ। पार्ट टू डील करता है लैंग्वेज और नेमिंग के साथ। लेट्स स्टार्ट विद पार्ट वन। माई रेस बिगेन एज द सी बिगेन विद नो नाउन्स, विद नो होराइजन्स, विद पेबल्स अंडर माई टंग, विद अ डिफरेंट फिक्स ऑन द स्टार्स। देखिए वॉलकॉट स्टार्ट करते एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट से। माई रेस बिगेन एज द सी बिगेन। जनरली यूरोपियन हिस्ट्री लैंड पर बेस्ड होती है, मॉन्यूमेंट्स, कैसल और बॉर्डर। लेकिन कैरिबियन हिस्ट्री लैंड पर नहीं, समुंदर में शुरू होती है, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द मिडल पैसेज स्लेवरी जर्नी। वो कहते हैं विद नो नाउन्स। इसका मतलब है कि जब अफ्रीकन स्लेव्स शिप पर लाए गए तो उनसे उनकी नेटिव लैंग्वेज छीन ली गई। उनके पास अपनी चीजों को डिफाइन करने के लिए नाउन्स नहीं बचे थे। नो होराइजन्स का मतलब है उनके पास कोई क्लियर फ्यूचर या डायरेक्शन नहीं था। नोटिस करें फ्रेज पेबल्स अंडर माई टंग। ये क्लासिकल एल्यूजन है ग्रीक ओरेटर डेमोस्थेनिस की तरफ। कहा जाता है कि डेमोस्थेनिस हकलाते थे, स्टटर करते थे और उन्होंने मुंह में पेबल्स रखकर समुद्र के शोर के आगे बोलने की प्रैक्टिस की थी ताकि वो क्लियर बोल सके। वॉलकॉट कह रहे हैं कि कैरेबियन वॉइस भी ऐसे ही स्ट्रगल और ऑब्स्ट्रक्शन से पैदा हुई है। बट नाउ माई रेस इज एयर इन द सैड ऑयल ऑफ लेवेंटीन आइस इन द फ्लैग्स ऑफ इंडियन फील्ड्स। यहाँ वॉलकॉट बताते हैं कि कैरेबियन सिर्फ अफ्रीका नहीं, ये एक मिक्सचर है। लेवेंटीन आइस रेफर करता है साइरियन और लिबनीज इमिग्रेंट्स को जो ट्रेड के लिए कैरेबियन आए थे। सैड ऑयल एक मेटाफर है। ऑलिव ऑयल को भी ये दिखाता है जो उनके होमलैंड का सिंबल है और शायद उनकी सैडनेस का भी। फ्लैग ऑफ इंडियन फील्ड्स रेफर करता है इंडेंचर्ड लेबर को जो इंडिया से लाए गए थे शुगर प्लांटेशन पर काम करने के लिए। टेर्नेडाड में आज भी आपको खेत में झंडे मिलेंगे जो हिंदू प्रेयर रिचुअल्स का हिस्सा होते हैं। वॉलकॉट इस डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज कर रहे हैं। I begin with no memory, I begin with no future, but I looked for that moment when the mind was halved by a horizon. I have never found that moment when the mind was halved by a horizon. For the goldsmith of Banaras, the stone cutter from Kenton, and a fish line sings the horizon, sings in the memory. यहाँ स्पीकर एक होराइजन ढूंढ रहा है, एक स्टेबिलिटी, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस, लेकिन उसे वो नहीं मिलता। वो स्पेसिफिक क्राफ्ट्स का जिक्र करते हैं, गोल्डस्मिथ फ्रॉम बनारस जो अब वाराणसी है और स्टोन कटर फ्रॉम केंटन जो अब चाइना है। ये स्किल्ड आर्टिस्टियंस थे,
लेकिन प्लांटेशन सिस्टम में इनकी कला यानी इनकी आर्ट की कोई वैल्यू नहीं थी, उन्हें बस मजदूर बना दिया गया। यहाँ एक ब्यूटीफुल मेटाफर भी है, एज अ फिश लाइन सिंक्स द होराइजन सिंक्स इन द मेमोरी। जनरली हम सोचते हैं कि हिस्ट्री पीछे होती है, लेकिन वॉलकॉट कहते हैं कैरेबियन हिस्ट्री नीचे है, यानी कि समुद्र के नीचे, समुद्र की गहराई में। जैसे फिश लाइन पानी में डूबती है, वैसे ही हैव वी मेल्टेड इनटू अ मिरर, leaving our souls behind. The goldsmith from Benares, the stonecutter from Kenton, the bronzesmith from Benin. Melted into mirror का मतलब है मिमिक्री। क्या हमने यूरोपियन कॉलोनाइजर्स को कॉपी करते करते अपनी पहचान ही छोड़ दी है? अपनी असली पहचान यहाँ पर पोएट की क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या हम सिर्फ उनका रिफ्लेक्शन बन गए हैं? यहाँ वो ब्रोंज स्मिथ फ्रॉम बेनिन ऐड करते हैं, जो वेस्ट अफ्रीका के फेमस बेनिन ब्रोंज को रेफर करता है। ये सब आर्ट फॉर्म्स मेल्ट हो गए हैं। A sea eagle screams from the rock, and my race begins like a osprey. With that cry, that terrible vowel, that I. ये पार्ट वन का क्लाइमेक्स है। आइडेंटिटी किसी कल्चर से नहीं बल्कि नेचर से आती है। ऑस्प्रे एक सी ईगल है, उसका क्राई यानी उसकी चीख उनकी लैंग्वेज की शुरुआत है। नोटिस करें दैट टेरेबल वॉवल दैट आई। नॉर्मली आई एक प्रोनाउन होता है, लेकिन यहाँ उसे वॉवल कह रहे हैं। एक रॉ साउंड आई यानी कि मैं कहना पेनफुल एक्ट है, क्योंकि इसका मतलब है अपने पास्ट से अलग होकर खुद को एजर्ट करना। Behind us, all the sky flooded as history folds over a fish line, and the foam foreclosed, with nothing in our hands but this stick to trace our names on the sand, which the sea erased again to our indifference. यहाँ पोयम का सबसे फेमस इमेज आता है, समुंदर ने सब कुछ फॉरक्लोज कर दिया है, मतलब सब कुछ जब्त कर लिया है। उनके हाथ में सिर्फ एक स्टिक है, वो इस स्टिक से सैंड पर अपने नाम लिखते हैं और समुंदर की लहरें उसे भी मिटा देती है। लेकिन लास्ट वर्ड को देखिए, इनडिफरेंस। इसका मतलब है कि अब उन्हें कोई दुख नहीं होता। उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। कैरेबियन में कुछ भी परमानेंट नहीं है। हिस्ट्री बार-बार मिटाई जाएगी और हमें उसे बार-बार लिखना पड़ेगा। ये पोएट का एक्सेप्टेंस को दिखाता है। अब हम पार्ट 2 में एंटर करते हैं। यहाँ फोकस शिफ्ट होता है कैसे यूरोपियंस ने कैरेबियन जगहों के नाम रखे और कैसे लोकल्स ने उन्हें चेंज कर दिया। एंड व्हेन दे नेम्ड दिस बेस, वाज इट नॉस्टैल्जिया और आयरनी? In the uncombed forest, in uncultivated grass, where was their elegance except in their mockery? जब कॉलोनाइजर्स ने कैरेबियन आइलैंड्स को देखा, तो उन्होंने वहां के बेज और फॉरेस्ट को वही नाम दिए जो यूरोप में थे। वॉलकॉट पूछते हैं कि क्या ये नॉस्टैल्जिया था या फिर एक आयरनी थी, क्योंकि कैरेबियन का जंगल अनकॉम्ड यानी बिखरा हुआ और वाइल्ड था, वहां यूरोपियन एलिगेंस नहीं थी। तो उन जगहों को यूरोपियन नाम देना किस तरह की मौकरी है? Where were the court of castle Versailles colonnades supplanted by cabbage palms with Corinthian crest belittling diminutives? Then little Versailles meant plan for a pigsty name for the sour apples and green grapes of their exile. यहाँ पर आपको कंपैरिजन को नोट करना है। कैस्टिल स्पेन का रॉयल रीजन और वर्साइलिस फ्रांस का रॉयल पैलेस। कैरिबियन में कोई मार्बल कॉलम्स नहीं थे, वहां सिर्फ कैबेज पाम ट्रीज थे। कोलोनाइजर्स ने जगहों का नाम लिटिल वर्साइलिस रख तो दिया, लेकिन असल में वो जगह शायद एक पिक्सटी यानी कि जहां पर सुअर रहते हैं वैसी थी, कंपेयर टू द ओरिजिनल पैलेस। उन्होंने वहां के सोर एप्पल्स और ग्रीन ग्रेप्स को यूरोपियन फ्रूट्स के नाम तो दे दिए। ये उनके एग्जाइल की ट्रेजेडी थी। वो यूरोप क्रिएट करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पाए। Their memory turned acid, but the names held Valencia glows with the lanterns of oranges, Mayaros charred candelabra of coca. Colonizers की मेमोरी खट्टी हो गई है, बिल्कुल एसिड जैसी हो गई है, लेकिन जो नाम उन्होंने दिए वो टिक गए। जैसे वेलेनिसिया स्पेन में ये एक जगह है, लेकिन कैरेबियन में ये ऑरेंजेस के लिए फेमस है। और मायारो वहां कोकोकोआ ट्रीज उगते हैं। वॉलकॉट कहते हैं कि इन ट्रीज ने यूरोपियन नामों को एक नई चमक दे दी, एक नया ग्लो दे दिया। बीइंग मैन दे कुड नॉट लिव एक्सपेक्ट दे फर्स्ट परज्यूम द राइट ऑफ एवरीथिंग टू बी अ नाउन द अफ्रीकन एक्विजिस्ट रिपीटेड एंड चेंज देम। यूरोपियन माइंडसेट है कि हर चीज का एक नाउन होना चाहिए, विदाउट अ नेम इट डजंट एग्जिस्ट। लाइन नंबर 59 और 60 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द अफ्रीकन एक्विजिस्ट रिपीटेड एंड चेंज देम, मतलब कि एक्विजिस्ट मतलब मान लेना। पहले स्लेव्स ने उन नामों को एक्सेप्ट किया, फिर रिपीट किया, लेकिन फिर उन्हें चेंज कर दिया। कैसे? अपनी प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट के साथ। लिसन माय चिल्ड्रन से माउबेन द होक प्लम, सीरीज द वाइल्ड चेरी, बाइला द बे,
with the fresh green voices they were once themselves in the way the wind bent are natural inflections। यहाँ वॉलकॉट हमें एग्जांपल्स देते हैं कि कैसे लैंग्वेज चेंज हुई। माउबेन ये लोकल केरली वर्ड है होक प्लम के लिए। क्रीसे ये फ्रेंच वर्ड है चेरी के लिए, लेकिन यहाँ वाइल्ड चेरी के लिए इसको यूज किया जाता है। बेला इसमें बे फ्रेंच है बे के लिए, और ला क्रियोली सफिक्स है। वो कहते हैं कि ये फिश ग्रीन वॉइसेस हैं। जैसे हवा यानी कि विंड पेड़ों को झुका देती है, बेंड कर देती है, वैसे ही कैरेबियन लोगों ने यूरोपियन लैंग्वेजेस को बेंड करके अपना बना लिया। दीज palm are greater than Versailles, for no man made them. Their fallen columns greater than Castile, no man unmade them. Expect the worm who has no helmet, but was always the emperor. अब वॉलकॉट नेचर को सुपीरियर डिक्लेयर करते हैं। वहां के पाम ट्रीज वर्साइलिस से बेहतर हैं क्योंकि उन्हें इंसान ने नहीं बनाया। जब पाम ट्रीज गिरता है तो वो कैस्टील के रुइन से बड़ा हो जाता है। और यहाँ का असली राजा कौन है? द वॉर्म यानी कि कीड़ा। उसके पास कोई हेलमेट यानी सोल्जर का आर्मर नहीं है, लेकिन वही असली एम्परर है क्योंकि अंत में सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। इवन एम्पायर्स डिके बट नेचर रिसाइकल्स। एंड चिल्ड्रन लुक एट दी स्टार्स ओवर विल्सीनिया's forest, not Orion, not Betelgeuse. Tell me, what do they look like? Answer, you damned little Arabs. Sir, fireflies caught in molasses. पोयम के एंड में एक क्लासरूम सीन है। टीचर, शायद वॉलकॉट खुद बच्चों से स्टार्स के बारे में पूछ रहे हैं। वो कहता है कि मुझे यूरोपियन नाम मत बताओ, ओरियन या बीटल यूज मत बोलो, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिखता है। टीचर फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाता है, आंसर यू डैम लिटिल अरब्स। अरब्स यहाँ स्ट्रीट अर्चिन्स या नोमैड्स के लिए यूज किया गया है। ये टीचर की फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। और बच्चे क्या जवाब देते हैं? सर, फायरफ्लाइज कॉट इन मोलेसेस। ये पोयम की सबसे ब्यूटीफुल और ट्रेजिक लाइन है। मोलेसेस यानी कि गुड़ या फिर शुगर सिरप को कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी एंड शुगर प्लांटेशन का सिंबल है। कैरेबियन लोग उस हिस्ट्री में फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं, लेकिन वो फायरफ्लाइज हैं, जुगनू की तरह है। वो अभी भी चमक रहे हैं। दे हैव देयर ओन लाइट। बच्चों ने स्टार्स को अपना नया मेटाफर दे दिया। उन्होंने एडमिक टास्क पूरा कर दिया और ये उनकी नई आइडेंटिटी है। भले ही ये छोटी आइडेंटिटी है, पर लेकिन ये उनकी अपनी आइडेंटिटी। अब हम देखते हैं इसके थीम्स एंड एनालिसिस को। नेम्स जो है वो सिर्फ एक पोयम नहीं, ये एक फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट है। फटाफट से इसके थीम्स और एनालिसिस को कवर करते हैं। सबसे पहला और मेजर थीम है इसमें द वॉइड का, यानी खालीपन का। वेस्टर्न दुनिया में हिस्ट्री का मतलब होता है डेट्स, किंग्स, मॉन्यूमेंट्स और बैटल्स, जिसे हम लीनियर हिस्ट्री कहते हैं। लेकिन वॉलकॉट कहते हैं कि कैरेबियन में हिस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती। माई रेस बिगेन एज सी बिगिंस विद नो नाउन्स एंड विद नो हॉराइजन्स। समझिए इस पॉइंट को। समुंदर किसी के पैरों के निशान नहीं रखता, वो हर चीज को मिटा देता है। तो वॉलकॉट का कहना है कि कैरेबियन हिस्ट्री मेमोरी में नहीं बल्कि एमनीजिया में है, यानी कि भूलने में है। वहां कोई हॉराइजन्स नहीं है जहां आप देख सके कि हम कहाँ जा रहे हैं। सब कुछ पानी के नीचे सिंक हो रहा है, जैसे वो फिशिंग लाइन डूबती है। ये थीम हमें बताता है कि कैरेबियन आइडेंटिटी लॉस से शुरू होती है। अगला दूसरा मेजर थीम है नेमिंग का। कहा जाता है कि टू नेम इज टू ओन। जिस चीज को आप नाम देते हैं वो आपकी हो जाती है। कोलोनाइजर्स ने यही किया। उन्होंने अपनी नॉस्टैल्जिया में कैरेबियन की जगहों को वेलेनिसिया और वर्साइलिस बुलाया। उन्होंने सोचा कि पुराने नाम देने से ये जगह यूरोप बन जाएगी। लेकिन वॉलकॉट दिखाते हैं कि लैंग्वेज एक जिंदा चीज है। स्लेव ने उन नामों को रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने उन्हें बेंड कर दिया अपने हिसाब से। पोयम में लाइन है, द अफ्रीकन्स एक्जिस्ट रिपीटेड एंड चेंज्ड देम। मतलब कि उन्होंने एक्सेप्ट किया, उसको रिपीट किया और अपने हिसाब से बेंड कर दिया। थीम ये है कि मिमिक्री एक तरह का रेजिस्टेंस भी हो सकता है। आप मेरी लैंग्वेज मुझ पर थोप सकते हैं, लेकिन मैं उसे अपने एक्सेंट में बोलकर उसको बदल दूंगा। तीसरा मेजर थीम है नेचर एज द ट्रू एम्परर का। पूरी पोयम में एक स्ट्रगल है मैन मेड हिस्ट्री वर्सेस नेचुरल हिस्ट्री को लेकर। यूरोपियंस ने अपने बिल्डिंग्स और कॉलम्स बनाए, मैन मेड है जो कि, लेकिन कैरेबियन के पास क्या है? कैबेज पाम और वॉर्म्स जो कि नेचुरल है। वॉलकॉट एक बहुत ही बोल्ड क्लेम करते हैं, दीज पाम्स आर ग्रेटर देन वर्साइलिस। क्यों? क्योंकि एम्पायर्स गिर जाते हैं, रुइंस बन जाते हैं, लेकिन नेचर वापस से उग जाती है। वॉर्म यानी कीड़ा, जिसके पास कोई आर्मी नहीं है, वही असली एम्परर है, क्योंकि अंत में हर राजा, हर कॉलोनाइजर मिट्टी में मिलकर वॉर्म का खाना बन जाता है। ये थीम कैरेबियन लैंडस्केप को यूरोपियन आर्किटेक्चर से सुपीरियर बताता है।
अब आते हैं क्रिटिकल एनालिसिस पर। यहाँ हम सिर्फ सरफेस लेवल से हटकर थोड़ा डीप स्कॉलरशिप में जाएंगे। इस पोयम का सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पॉइंट है इसकी एंडिंग मेटाफर में, सर फायरफ्लाइज कॉट इन मोलासिस। इस एक लाइन पर पूरी थीसिस लिखी जा सकती है। मोलासिस क्या है? ये गन्ना प्रोसेस करने के बाद बचा हुआ स्टिकी डार्क सिरप होता है, बेसिकली गुड़ होता है। हिस्टोरिकली कैरेबियन स्लेवरी शुगर के लिए शुरू हुई थी। द मोलासिस रिप्रेजेंट करता है उस डार्क स्टिकी और पेनफुल हिस्ट्री को जिसमें कैरेबियन लोग फंसे हुए हैं। फायरफ्लाइज क्या है? वो जुगनू है, वो इंसेक्ट्स जो अपनी रोशनी खुद पैदा करते हैं। वॉलकॉट कह रहे हैं, हाँ हम हिस्ट्री में फंसे हुए हैं, यानी कि मोलासिस में फंसे हुए हैं। हम उड़ नहीं सकते, हम भाग नहीं सकते, लेकिन हमारे अंदर अपनी लाइट है। हम स्टार्स जो कि दूर हैं और ठंडे होते हैं, लाइक यूरोप नहीं है। हम फायरफ्लाइज हैं जो जिंदा है और गर्म है। ये डिस्पेयर और होप का परफेक्ट ब्लेंड है। शुरू में मैंने बताया था कि ये एक लेजेंडरी कैरेबियन पोएट एडवर्ड को डेडिकेट करी गई है। क्रिटिकली ये पोयम एक रिस्पॉन्स है। एडवर्ड ब्रेथवेट का मानना था कि हमें अफ्रीका वापस जाना चाहिए मेंटली और कॉलोनियल लेम्स को मिटा देना चाहिए। लेकिन वॉलकॉट इस पोयम के थ्रू ये कह रहे हैं कि हम वापस नहीं जा सकते, हमारा पास समुंदर में डूब चुका है। इसलिए हमें पुराने नामों को मिटाना नहीं है, बल्कि उन्हें नई आवाज देनी है, यानी कि फिश ग्रीन वॉइसेस देनी है। ये वॉलकॉट का तरीका है कहने का कि हम हाइब्रिड हैं, हम अफ्रीका और यूरोप दोनों के मिक्सचर हैं और यही हमारी ताकत है। एक और क्रिटिकल इमेज है द स्टिक ऑफ ट्रेस आर नेम्स ऑन द सैंड। यूरोपियन आर्ट मार्बल में है जो हजारों साल तक चलता है। कैरेबियन आर्ट रेत पर है, यानी सैंड पर है, जो अगली लहर के आते ही मिट जाएगा। क्रिटिक्स कहते हैं कि वॉलकॉट यहाँ इंडिफरेंस शो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इमॉर्टैलिटी इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि हमने अभी अपना नाम लिखा। ये एक बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि आर्ट का टेम्परेरी होना ही उसकी ब्यूटी को दिखाता है। फाइनली उस कंट्रोवर्शियल लाइन पर भी बात करते हैं, आंसर यू डैम लिटिल अरब्स। क्या हम लोग या फिर क्रिटिक्स या रीडर्स इससे ऑफेंड हो सकते हैं? टीचर्स बच्चों को गाली क्यों दे रहा है? इसका क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि टीचर, जो शायद खुद वॉलकॉट है, फ्रस्ट्रेटेड है। वो चाहता है कि बच्चे कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकले, लेकिन वो देखता है कि बच्चे चुप हैं या समझ नहीं पा रहे। अरब्स यहाँ स्ट्रीट अरब्स यानी कि नोमैड्स और भटके हुए लोगों के सेंस में यूज हुआ है। ये दिखाता है कि डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस आसान नहीं है। टीचर और स्टूडेंट दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी आइडेंटिटी ढूंढने में। सो टू कंक्लूड, नेम्स बाय डेरेक वॉलकॉट एक सफर है। ये शुरू होता है नोन नाउन से और फिर खत्म होता है फायर फ्लाइज पर, एक नई छोटी लेकिन अपनी पहचान पर। ये पोयम हमें सिखाती है कि अगर दुनिया आपका नाम छीन ले आपसे, तो आपको दुनिया के दिए हुए नामों को बदलकर अपना एक नया नाम बनाना पड़ेगा। आई होप आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।